हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन एवं इसके यौगिक। दोस्तों इस टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, जहां पर आप लोगों को सारी अपडेट मिलती रहती है। चलिए, और दोस्तों 2025 के सभी एग्जाम्स के लिए साइंस का फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है, निर्माण बैच बायोलॉजी शुरू हो चुकी है, और भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में NY 200 कोड लगाएंगे। 200 रुपए का आप लोगों को ऑफ मिल जाएगा। ये सारे आप लोगों के फीचर है। साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करें, कोर्स वाले सेक्शन में जाओगे, निर्माण बैच साइंस का भी मिल जाएगा और निर्माण बैच कॉम्बो यानी चारों सब्जेक्ट के आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कार्बन एवं इसके यौगिक। दोस्तों पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर कार्बन में ऐसी क्या खास बात है कि इसके नाम का एक अलग से चैप्टर बन गया, एक अलग से चैप्टर बन गया। सर तत्व तो बहुत सारे होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, बहुत सारे होते हैं। सर इस कार्बन में क्या विशेषता होती है, पहले मुझे यह बताओ, क्यों इसके नाम का एक अलग से चैप्टर बनाया गया है? सर क्या कार्बन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है क्या? दोस्तों ऐसा नहीं है। फिर क्या विशेषता है सर कार्बन की? देखो दोस्तों, कार्बन जो होता है ना, जितने भी कंपाउंड, जितने भी यौगिक आप लोग देखेंगे, जैसे क्या ये एक यौगिक है क्या? बोलो। हां, क्या इसमें कार्बन है क्या? नहीं। दोस्तों क्या ये एक यौगिक है क्या? अमोनिया। बिल्कुल। क्या इसमें कार्बन है क्या? नहीं। दोस्तों ये क्या एक कंपाउंड बोल सकता हूं क्या, यौगिक बोल सकता हूं क्या? बिल्कुल। इसमें क्या कार्बन है क्या? नहीं। कौन कौन से तत्व है? हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन है। दोस्तों यहां पर मैंने आप लोगों को 3 यौगिक ऐसे दिए गए हैं, ऐसे लिखे हैं एग्जाम्पल, जिसमें कार्बन नहीं है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे कंपाउंड, बहुत सारे यौगिक होते हैं जिसमें आप लोगों को कार्बन मिलेगा ही मिलेगा। मतलब आप लोगों को, मतलब हर दूसरे कंपाउंड में मान लो आप लोगों को क्या मिल जाएगा? कार्बन, यानी हाँ, मतलब हिंदी में भी कार्बन ही बोलते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, कार्बन बहुत ज्यादा कंपाउंड बनाता है, बहुत ज्यादा यौगिक बनाता है। जैसे आप लोगों को CO2 दिख जाएगा, CH4 दिख जाएगा, और आप लोगों को लंबी लंबी श्रृंखला वाले यौगिक मिल जाएंगे जहां पर कार्बन बहुत सारे हैं, है ना? किसी में 2 कार्बन, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 7, किसी में 8, किसी में 9, किसी में 10, कभी 12, कभी 14, कभी 15। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, कार्बन में एक गुण पाया जाता है, ये बहुत लंबी श्रृंखला वाले क्या बना लेता है? कंपाउंड यानी यौगिक बना लेता है। सर क्यों बना लेता है? क्योंकि कार्बन में एक प्रवृत्ति पाई जाती है जिसे बोलते हैं कैटिनेशन यानी श्रृंखलन गुण, यानी ये बहुत लंबी लंबी श्रृंखला बना सकता है। तो दोस्तों श्रृंखला बनाने के लिए क्या जरूरी है? जैसे अगर मैं आपको बोलूं ये लंबी श्रृंखला बन रही है जिसमें बहुत सारे कार्बन है, तो क्या कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होना चाहिए क्या? तभी तो दोस्तों इस कार्बन से दूसरा कार्बन जुड़ पाएगा। दोस्तों अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड बना पाएंगे तभी तो ये एक लंबी श्रृंखला बन पाएगा। तो कार्बन कार्बन के साथ में इजीली बॉन्ड बना लेता है। कैसे बना लेता है वो हम लोग बात करेंगे, है ना? या दोस्तों कार्बन के अलावा अगर आप लोग किसी और से बात करोगे, है ना, किसी और अधातु की बात करोगे, हाइड्रोजन की या ऑक्सीजन की या क्लोरीन की, तो उसको भी आसानी से जोड़ लेता है। ठीक है, तो ये बॉन्ड कौन सा होता है अभी हम लोग बात करेंगे। तो कार्बन क्या होता है? लंबी लंबी श्रृंखला वाले आप लोगों के यौगिक बना लेता है। या मैं आप लोगों को बोलूं कार्बन बहुत ज्यादा कंपाउंड यौगिक बना लेता है, इसलिए कार्बन की एक अलग इंपॉर्टेंस है। अब दोस्तों ये जो चैप्टर होगा ना, वो हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इससे बहुत क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस एक क्रम में आपको करवाऊंगा, इसी क्रम में आप लोगों को समझना है, जिससे पूरा चैप्टर भी आपका क्लियर हो जाए, साथ में आप लोगों को पता पड़ जाए किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये कार्बन एवं इसके यौगिक हम लोग करने वाले हैं। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताइए कौन सा एल्कीन का सामान्य सूत्र है? अब सर ये क्या होता है मुझे तो पता ही नहीं, तभी तो मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि आपको आता नहीं है। देखो दोस्तों सबसे पहले समझो हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन हम लोग ऐसे कंपाउंड यानी ऐसे यौगिक को बोलते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। क्या मुझे बताएंगे ये एक हाइड्रोकार्बन है क्या? क्या ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है क्या? बिल्कुल।
दोस्तों जैसे मैंने ये कंपाउंड है, मुझे मान लो इसका नाम नहीं पता, आप तो बस मुझे ये बताओ क्या ये एक यौगिक है क्या, सॉरी क्या ये हाइड्रोकार्बन है क्या? बिल्कुल। दोस्तों और एग्जांपल बात करें, क्या ये आपका एक हाइड्रोकार्बन है क्या? बिल्कुल। तो दोस्तों हाइड्रोकार्बन ऐसे यौगिकों को बोलते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। दोस्तों जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, उसको आप लोग 3 पार्ट में बांट सकते हो, ठीक है। कुछ हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। ओके। कुछ हाइड्रोकार्बन होते हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कीन बोलते हैं। कुछ हाइड्रोकार्बन होते हैं जिन्हें हम लोग एल्काइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एल्काइन बोलते हैं। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? दोस्तों जो ये वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, वहां पर आप लोगों को कार्बन और कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड मिलेगा? सिंगल बॉन्ड मिलेगा। दोस्तों एल्कीन में आपको क्या मिलेगा? कार्बन कार्बन के बीच में आपको क्या मिलेगा? डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। और एल्काइन में आपको क्या देखने को मिलेगा? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड आप लोगों को दिख जाए तो उसे आप लोग बोलेंगे एल्काइन। अगर एक भी आप लोगों को, मान लो सारे सिंगल बॉन्ड है लेकिन एक भी अगर आपका डबल बॉन्ड है तो उसको एल्कीन बोलेंगे। क्लियर है? अगर दोस्तों सारे के सारे बॉन्ड आपके सिंगल है तो आप इसको क्या बोलोगे? एल्केन बोलोगे। यहां तक बात समझ में आई? बोलो यस। दोस्तों जो एल्केन होते हैं ना, इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यानी अगर कोई एल्केन है और उसमें कार्बन की संख्या n है तो हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? 2n+2 होगी। बात समझ में आ गई? ठीक है दोस्तों, एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है ये, यानी कार्बन की संख्या जितनी होती है हाइड्रोजन की संख्या जस्ट डबल होती है। और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? ये होता है। आगे बात समझ में। अब एल्कीन का जनरल फॉर्मूला पूछा गया था तो क्या हो जाएगा? CnH2n हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात समझ में? क्लियर है? अब दोस्तों कार्बन की संख्या, कोई कोई यौगिक होंगे जिसमें कार्बन आपको 2 मिलेंगे, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6। तो दोस्तों कार्बन की जो संख्या होती है ना, उस आधार पे हम लोग क्या करते हैं? नामकरण करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग क्या होते हैं, अगर कहीं पर कार्बन 1 है तो उसका जब नामकरण करेंगे ना, तो कुछ हम लोग रूट वर्ड इस्तेमाल करते हैं, मूल शब्द इस्तेमाल करते हैं। आगे बात समझ में? क्या सर, अगर कार्बन की संख्या 1 है तो हम लोग रूट वर्ड इस्तेमाल करेंगे मैथ। क्या करेंगे दोस्तों? मैथ करेंगे। कार्बन की संख्या अगर 2 है तो रूट वर्ड इस्तेमाल करेंगे हम लोग एथ। कार्बन की संख्या अगर 3 है तो रूट वर्ड इस्तेमाल करेंगे हम लोग प्रोप। ठीक है दोस्तों, अगर कार्बन की संख्या 4 है तो रूट वर्ड इस्तेमाल करेंगे हम लोग ब्यूट। दोस्तों कार्बन की संख्या अगर 5 है तो रूट वर्ड इस्तेमाल करेंगे हम लोग पेंट। दोस्तों कार्बन की संख्या 6 है तो रूट वर्ड इस्तेमाल करेंगे क्या? हेक्स। कार्बन की संख्या अगर 7 है तो रूट वर्ड हम लोग इस्तेमाल करेंगे हेप्ट। क्या ये याद रख लोगे? क्लियर है? बताओ। ठीक है। और दोस्तों अगर आप लोगों को हाइड्रोकार्बन का नामकरण करना है तो दोस्तों जो भी हाइड्रोकार्बन होंगे वो या तो एल्केन होगा, या एल्कीन होगा, या एल्काइन होगा। बात क्लियर है या नहीं है? बोलो 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 यस। तो सर हाइड्रोकार्बन का नामकरण कैसे करेंगे? दोस्तों जब भी आप लोग नामकरण करेंगे आप लोगों को क्या करना है? रूट वर्ड लगाना है, मूल शब्द लगाना है, साथ में दोस्तों एक सफिक्स लगाना है, एक प्रत्यय लगाना है। सर प्रत्यय कौन सा लगाना है? अगर वो एक एल्केन है तो आप लोगों को प्रत्यय कौन सा लगाना है? ANE। ठीक है, अगर एल्केन है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अगर दोस्तों कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यानी वो एक एल्कीन है, तो दोस्तों प्रत्यय कौन सा लगाना है? ENE लगाना है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यानी वो एल्काइन है, तो प्रत्यय कौन सा लगाना है? YNE लगाना है। आ गई बात समझ में? अब दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि इसका नाम बताओ, C3H8, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। क्या ये एक हाइड्रोकार्बन है क्या? बिल्कुल। कितने कार्बन है इसमें? 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रोप करते हैं। तो मैं लिख दूं प्रोप? लिख दूं? बिल्कुल सर लिख दीजिए। अब दोस्तों ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, कैसे पता पड़े? कार्बन की संख्या 3 है, हाइड्रोजन की संख्या क्या है? 3 × 2 6,
+2 यानी CnH2n+2। क्या ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है? क्या मैं बोल सकता हूं क्या ये एक एल्केन है? और जब भी एल्केन होता है प्रत्यय क्या लगाते हो? ANE लगाते हो। तो लो मैंने लगा दिया ANE, तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेन। दोस्तों समझ में आ रहा है क्या? मजा आ रहा है क्या? सर आपके कॉम्बो बैच भी एनसीईआरटी भेज रहे क्या? बिल्कुल अभिषेक जी, वही आप लोगों का बैच है। ठीक है, क्लियर है? कॉम्बो में आपको चारों सब्जेक्ट मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब आप लोग मुझे बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, आपको अच्छे से आ गया है। चलिए दोस्तों, इसका नामकरण आप लोग बताएंगे। क्या ये एक हाइड्रोकार्बन है? क्या बिल्कुल इसका नामकरण करना है। दोस्तों इसमें कार्बन कितने हैं? दो कार्बन जब होते हैं तो आप लोग रूट वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं? एथ करते हैं। मैं लगा दूं एथ, लगा दूं? बिल्कुल सर लगा दो। अब दोस्तों क्या है ये, एक एल्केन है या एल्कीन है? सर कार्बन की जितनी संख्या है हाइड्रोजन की जस्ट डबल है ना? तो ये CnH2n, क्या ये वाला मतलब ये आपको ये देखने को मिल रहा है? तो ये एक एल्कीन है। और जब भी एल्कीन होता है प्रत्यय कौन सा लगाते हैं आप लोग? बताइए ENE। तो मैं क्या ENE लगा दूं क्या दोस्तों? इसका नामकरण आप लोगों को आ गया क्या नामकरण आपको समझ में आ रहा है? चलिए दोस्तों, मैंने आपको बोला एक हाइड्रोकार्बन है, उसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को यहां पर लिख दिया। चलिए दोस्तों, इसका नाम बताएंगे। इसका नाम क्या है? जल्दी से बताएंगे। तो कार्बन की संख्या 3 है, तो 3 कार्बन की संख्या है, तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? प्रोप। और ये क्या है? ये एक एल्काइन है। कैसे पता पड़ा? एल्काइन का जनरल फॉर्मूला ये होता है, देखो करके देखो। हाइड्रोजन की संख्या कितनी होनी चाहिए अगर इसको एल्काइन बनना है? तो 3 × 2 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, तो है ना? तो ये एक एल्काइन है। और जब एल्काइन होता है तो प्रत्यय कौन सा लगाते हैं? YNE लगाते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपाइन हो गया। दोस्तों बताओ मजा आ रहा है नहीं आ रहा? बताओ मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? आ गया समझ में? चलिए देखते हैं आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों का और दूंगा। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया, ठीक है? मैंने आपको बोला चलो इसका नाम बताओ। अब गुरुजी मुझे ये तो पता ही नहीं है। आप चलो पता पड़ गया सर 4 कार्बन है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या तो मुझे पता ही नहीं है। मुझे कैसे पता पड़ेगा ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है? क्या कार्बन कार्बन के बीच के सारे बॉन्ड सिंगल है क्या? बिल्कुल। तो क्या है ये? एक एल्कीन है। अब दोस्तों नामकरण कैसे करोगे? कार्बन की कुल संख्या कितनी है? 4। 4 के लिए रूट वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं? ब्यूट। मैं लिख दूं? ठीक है दोस्तों, ये एल्केन है, तो जब एल्केन होता है प्रत्यय क्या लगाते हैं? ANE लगाते हैं। तो ANE आपने लगा दिया, तो ये ब्यूटेन क्या हो गया? इसका नाम हो गया। आ रहा है समझ में या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया बताओ? आ गया? देखो एक ही क्वेश्चन से आप लोगों को मैंने पूरा हाइड्रोकार्बन समझा दिया। चलो अगर समझ में आया तो ये क्वेश्चन आप करोगे, है ना? बताओ निम्नलिखित में से कौन एल्केन को दर्शाता है? तो एल्केन की पहचान कैसे करे? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो आपका ये है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना? ये ट्रिपल बॉन्ड होगा ये। आगे बात समझ में क्लियर है? अब एक चीज मैं और समझाऊं? हाँ गुरुजी समझाओ। दोस्तों अगर कार्बन कार्बन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है तो ऐसे कंपाउंड को, ऐसे यौगिकों को हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड यानी संतृप्त यौगिक बोलते हैं। और अगर आपको कार्बन कार्बन के बीच में एक भी डबल बॉन्ड दिख गया या एक भी ट्रिपल बॉन्ड दिख गया तो इसको हम लोग सैचुरेटेड नहीं मानेंगे, इसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं, असंतृप्त बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? तो आप लोग मुझे बताएंगे एक छोटी सी चीज कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में कौन सैचुरेटेड होता है, कौन संतृप्त होता है और कौन असंतृप्त होता है? आप लोग बोलोगे सर ये जो है ये आपका सैचुरेटेड होगा, संतृप्त होगा, और जो एल्कीन और जो एल्काइन होते हैं वो आप लोगों के असैचुरेटेड होंगे, असंतृप्त होंगे। आ गई बात समझ में? बोलो बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। इस बार ALP में पूछा गया है। बताओ कौन सा यौगिक असंतृप्त है? तो असंतृप्त को कैसे पहचाने? जितने भी एल्कीन होते हैं और जितने भी एल्काइन होते हैं
वो सारे के सारे क्या होते हैं, असंतृप्त होते हैं। दोस्तों अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये एल्कीन या एल्काइन है क्या? सर ये तो एल्केन है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये होता है। तो कार्बन की संख्या अगर 2 है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी होनी चाहिए? अगर आप लोगों को इसको एल्केन बनाना है तो 2 × 2 4, 4 + 2 6। तो ये क्या है, एल्केन है। और जो एल्केन होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, संतृप्त होते हैं। तो ये तो नहीं है दोस्तों। ये भी मैंने अभी आपको बताया था, ये क्या है, एल्केन है। तो जो एल्केन होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड नहीं होते। दोस्तों ये क्या है, कार्बन की संख्या 4। अगर इसको एल्केन बनना है तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 4 दूनी 8, 8 + 2 10। तो ये एक एल्केन है और एल्केन संतृप्त होते हैं, असंतृप्त नहीं होते। तो दोस्तों एक ऑप्शन आप लोगों का ये बचा। दोस्तों मजा आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा बताओ? अच्छे से समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान इधर रखोगे आप लोगों की, चाहे बायोलॉजी हो चाहे केमिस्ट्री हो, आपने अगर जिस भी बच्चे ने ध्यान से समझा है उसको हर एक चीज समझ में आएगी। अगर आप कमेंट में ध्यान दोगे, फालतू की बातें करोगे, नहीं आएगी दोस्तों समझ में। क्लियर है? आ जाओ, चलिए इसका आंसर बता देखते हैं। ग्रुप डी का क्वेश्चन कर पाते हैं क्या, बताओ। क्वेश्चन में बोला गया है कौन सा कार्बनिक यौगिक, ये सारे ही कार्बन के यौगिक है, ठीक है। बाकी 3 उसी समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है। देखो क्वेश्चन में बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है, कौन से 3 समजातीय एक ही जाति के हैं, मतलब या तो एल्केन है या सारे के सारे एल्कीन है या सारे के सारे एल्काइन है, कौन अलग है आप लोगों को पहचानना है। देखो मेरे दोस्तों ये क्या है, एक एल्केन है, क्लियर है। ये क्या है, कौन मुझे बताएगा? कार्बन की संख्या 1, हाइड्रोजन की संख्या 1 × 2 + 2 4 आ रहा है क्या, यानी ये एल्केन है। दोस्तों ये क्या है, ये भी एक एल्केन है। तो ये तीनों एक ही जाति के हैं, किस जाति के, एल्केन के। और अगर ये बात करी जाए, ये क्या है, एक एल्कीन है, इसकी जाति अलग है बाकी 3 से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? अजय, सोनवीर, पूरन, रघुवेंद्र, राहुल, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों इसका आंसर आप लोग बताएंगे, आ जाओ। दोस्तों कौन सा हेक्सेन की समजातीय श्रेणी का अगला सदस्य होगा? दोस्तों इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए ना, उसकी जो जाति है वो कैसी होनी चाहिए, जो हेक्सेन की है। हेक्सेन किस जाति का है, एल्केन। तो आपको एक एल्केन ही सेलेक्ट करना है जो कि क्या है, इसका अगला सदस्य हो। अगला सदस्य का मतलब क्या है, हेक्सेन में 6 कार्बन है, उसमें 7 कार्बन होने चाहिए। तो 7 कार्बन का मतलब क्या है, 7 कार्बन के लिए हम लोग कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हेप्ट। और अगर उसको एल्केन होना है तो लास्ट में प्रत्यय क्या आना चाहिए, उसके नाम में ANE आना चाहिए। तो क्या ये आप लोगों का एक एल्केन है और क्या इस हेक्सेन का अगला सदस्य है? क्या बात है दोस्तों, यार आप तो सारे ही धमाधम सही आंसर दे रहे हो, बहुत ही बढ़िया। चलिए दोस्तों इसका नाम बताएंगे। सॉरी ये तो बहुत टफ क्वेश्चन लग रहा है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। देखने पे आप लोग डर रहे हो। ये आप लोगों से इसका नाम पूछा गया है, जो नाम आप लोग बता रहे थे ना, जैसे प्रोपेन, प्रोपीन है ना, मेथेन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ये सारे IUPAC नाम हैं। सर IUPAC नाम क्या होता है? दोस्तों अब देखो, जैसे आप किसी का नाम अपने राम, किसी का श्याम, किसी का सुरेश, किसी का रमेश, वैसे दोस्तों कार्बन के यौगिकों के भी अलग अलग नाम होते हैं। तो नामकरण करने की एक प्रक्रिया है, कुछ नियम होते हैं। जैसे मैंने आपको कुछ बताया कि प्रत्यय कौन सा लगाना है, ये ठीक है। तो ये इनको बोलते हैं IUPAC नेम। IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल अप्लाइड इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है ना। आपको इसके फुल फॉर्म को ध्यान नहीं रखनी है, आप लोगों को बस नाम आना चाहिए, है ना। तो चलो सर कैसे पता पड़े इसके नाम क्या है? तो पहले मुझे बताओ कार्बन की संख्या कितनी है, टोटल 3 है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3 और 3 6, 6 + 2 8। तो ये क्या है, हाइड्रोजन की संख्या हो गई, है ना। अब आप लोग मुझे बताओ ये क्या है, कार्बन की संख्या अगर 3 है और अगर इसको एक एल्केन बनना है तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 × 2 6 + 2 8 होनी चाहिए। तो ये एक एल्केन है, हमको पता पड़ गया।
क्लियर है। अब इसका नामकरण कैसे करें? कार्बन की संख्या कितनी है? 3 है। 3 के लिए कौन सा रूट वर्ड इस्तेमाल करते हैं बताओ? अभी भी मैंने बताया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब बताओ 3 के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? प्रूव करते हैं। ये अगर एल्केन है तो लास्ट में प्रत्यय लगा दो ANE, तो ये क्या हो जाएगा? नाम आप सबको आता है। देखो आ गई बात समझ में? देखो सभी बच्चों का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। चलिए आप लोगों को बताना है कौन सा मिलान सही नहीं है, बताओ। ठीक है, तो दोस्तों इसमें टोटल कार्बन कितने हैं? 5 है। आ गई बात समझ में? हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7 और 2 9। क्लियर है दोस्तों? इसमें बताओ 1 2 3 4, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8। क्लियर है दोस्तों? इसमें कार्बन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 5 है। और इसमें कार्बन की संख्या 3 है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 3 और 2 5 और 2 7। आगे बात समझ में? अब दोस्तों कौन सा मिलान सही है? दोस्तों आप लोग ये देखिए, कार्बन की संख्या 4 हाइड्रोजन की जस्ट डबल, तो ये फॉर्मूला किसका होता है? एल्कीन का होता है। क्या ये एक एल्कीन है क्या? बिल्कुल। तो इसका नाम क्या होगा? 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए मूल शब्द क्या इस्तेमाल करते हैं? ब्यूट। और अगर एल्कीन है तो लास्ट में प्रत्यय लगाते हैं ENE, तो इसका नाम होगा ब्यूटीन। क्या यही दिया हुआ है क्या? बिल्कुल सर, यही दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है? कोई परेशानी, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है दोस्तों। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये गलत दिया हुआ है, ये पूरा ही गलत। ये कैसे? अभी आप स्ट्रक्चर अभी मैं समझाऊंगा ना बॉन्ड, तब आप लोग खुद ही ऑप्शन नंबर A, C, D को अलग कर दोगे, है ना? आगे बात समझ में? लेकिन अभी तक जो मैंने समझाया है उस कॉन्सेप्ट से भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे। इसका एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य क्या है? ये बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चे गलत करके आते हैं। ठीक है, एल्काइन, उनको लगेगा एक कार्बन होना चाहिए पहले सदस्य में, दूसरे सदस्य में 2 कार्बन होने चाहिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों एल्काइन हम लोग बोलते किसको है? ऐसे हाइड्रोकार्बन जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड हो। तो अगर आप लोगों को कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखना है तो एटलीस्ट 2 कार्बन तो चाहिए ना। तो एल्काइन श्रेणी का जो पहला सदस्य होता है, उस पहला जो सदस्य होता है वो क्या होता है? उसमें 2 कार्बन वाला होता है, 2 कार्बन वाला होता है। और उसका नाम क्या होगा? 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं? एथ। और अगर एल्काइन है तो प्रत्यय क्या लगाते हैं? YNE, एथाइन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? यार कितने बढ़िया बच्चे हो आप तो, धमाधम सभी आंसर दे रहे हो सही। चलिए अब दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए एल्कीन श्रेणी का पहला सदस्य बताओ, तो एल्कीन किसे बोलते हैं? जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट एक तो डबल बॉन्ड देखने को मिले आप लोगों को। तो अगर आप लोग डबल बॉन्ड देखना चाहते हो तो कितने कार्बन चाहिए? अरे 2 तो चाहिए ना, तभी तो उसके बीच में डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों एल्कीन श्रेणी का पहला सदस्य जो होता है, फर्स्ट मेंबर जो होता है, पहला सदस्य, ये भी 2 कार्बन वाला होता है। अब इसका नाम क्या होगा? 2 कार्बन है तो रूट वर्ड इस्तेमाल करेंगे एथ, और अगर ये एल्कीन है तो दोस्तों प्रत्यय कौन सा लगाएंगे? ENE। आ गई बात समझ में? क्लियर है? अब दोस्तों बात आती है एल्केन की। एल्केन का पहला सदस्य क्या होगा? अब बहुत जने लगेंगे एल्केन किसको बोलते हैं? जहां पर कार्बन कार्बन के बीच के सारे बॉन्ड सिंगल हो। तो अगर एक बॉन्ड देखना है तो 2 कार्बन तो होने चाहिए, लेकिन दोस्तों नहीं। ये जो 1 कार्बन वाला है ना, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? एल्केन का पहला सदस्य मान लेते हैं। कुछ है ही नहीं, कार्बन एक ही है तो मान लेते हैं कि सिंगल, मतलब क्या ही देखे, मतलब तो इसी को हम लोग पहला सदस्य मानते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है ये। तो जो पहला सदस्य होगा उसमें कार्बन की संख्या होगी 1, हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? 4 होगी। और दोस्तों ये हो गया एल्केन का पहला सदस्य। इसका नाम क्या होगा? कार्बन की संख्या 1 है तो रूट वर्ड इस्तेमाल करेंगे ये। और दोस्तों ये अगर एक एल्केन है तो प्रत्यय क्या लगाओगे? ये लगाओगे
तो मैथेन या मीथेन इसे आप लोग बोलते हैं। आ गई बात समझ में। दूसरा सदस्य क्या होगा, 2 कार्बन वाला इथेन। तीसरा क्या होगा, 3 कार्बन वाला प्रोपेन। आ गई बात समझ में, क्लियर है क्या? आ जाओ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, बताओ। सर मैं आपको अपने नोट्स दिखाना चाहता हूं। ठीक है दीपक जी, आप अपने नोट्स बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, मैं आपके देख लूंगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, दिन में हजारों बच्चे भेजते हैं, मैं सबके देख लेता हूं, है ना, ऐसे रात को। ठीक है, बाकी बस आप बना रहे हो ना, तो अच्छे से पढ़ाई करो, रिवाइज करो। आ जाओ, एथाइन का आप लोगों को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताना है। बेसिकली इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए दोस्तों, एथ का मतलब क्या है, 2 कार्बन होने चाहिए। क्या इन चारों में 2 कार्बन है क्या? इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है दोस्तों, लास्ट में प्रत्यय है YNE। इसका मतलब क्या है, ये एक एल्काइन है, और एल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसमें 2 कार्बन होने चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल नहीं होना चाहिए। क्लियर है क्या? सिंगल नहीं होना चाहिए। अब सर यहां पर भी ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, यहां पर भी दिख रहा है, यहां पर भी दिख रहा है, मैं क्या करूं? दोस्तों आपको पता है एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। तो कार्बन की संख्या 2, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 × 2 4, 4 में से 2 माइनस करें, ये हाइड्रोजन आपके 2 होने चाहिए। इसमें तो कितने हाइड्रोजन आ गए, 4 आ गए, हटाओ। इसमें कितने आ गए, 4 आ गए, हटाओ। दोस्तों ये एक ही ऑप्शन बचा, बताओ मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? क्लियर है क्या? एक बच्चा बोल रहा है इंडियन रेलवे कि सर मुझसे विज्ञान के क्वेश्चन नहीं बनते, मैं क्या करूं? इंडियन रेलवे नाम का एक बच्चा है। इंडियन रेलवे जी, बायोलॉजी मैंने पढ़ाई है, जीव विज्ञान मैंने पढ़ाई है, क्या आपने पढ़ी थी क्या? पढ़ी थी क्या? जैसा पहला चैप्टर हमने जो पढ़ा था वो पाचन तंत्र पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था क्या आपने? मुझे बताओ, क्लास देखी थी? कितने बच्चे ऐसे हैं, जैसे मान लो भी पहले चैप्टर की बात करते हैं, पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम, कितने ऐसे बच्चे हैं सर मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा, जितने भी, मुझे नहीं पता 2 क्लास में करवाया था, 3 में करवाया था, 4 में करवाया था, साथ में मैंने क्वेश्चन भी कराया था। कितने ऐसे बच्चे हैं कि हाँ गुरुजी मैंने अच्छे से पढ़ा और आपने जो क्वेश्चन बनाए मुझसे आराम से भी बने? बताओ। तो अगर आप लोग पढ़ोगे समझोगे, क्वेश्चन 100% बनेगा। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, 2 कारण उसके हो सकते हैं, या तो वो आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है, पहला कारण। दूसरा कारण ये हो सकता है कि चैप्टर पढ़ा तो है कि लेकिन आपने समझा ही नहीं। ठीक है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि ठीक है आपको उस समय तो समझ में आ गया, लेकिन दोस्तों बाद में जब 10 दिन बाद क्वेश्चन लगा रहे हो, 15 दिन बाद लगा रहे हो, तो क्वेश्चन नहीं बन रहे, क्योंकि वो सारी चीजें आप लोग भूल चुके हैं। अच्छा एक क्वेश्चन पूछ लू मैं पाचन तंत्र का, एक क्वेश्चन पूछ लू क्या? पूछ लू? क्वेश्चन मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूं, ध्यान से समझना, गलती मत कर देना। जो 3 से 4 साल का बच्चा होता है ना, इंडियन रेलवे जो बच्चा है ना, यही आंसर देगा, बाकी कोई मत देना, चलो सारे देना। हाँ दोस्तों, साउंड मैं ऑन करना भूल गया था, लाइट वगैरह चल गई थी, मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूं मैं क्या बोल रहा था। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, सब क्वेश्चन ध्यान से समझना। 3 से 4 साल के बच्चे में, ध्यान से समझना, 3 से 4 साल के बच्चे के पूरे मुंह में
मोलर यानी चवर्णक और अग्र चवर्णक दांतों की संख्या का अनुपात क्या है? देखते हैं कौन सबसे जल्दी आंसर देता है। कौन सबसे जल्दी आंसर देता है बताएंगे, बताएंगे कौन सबसे जल्दी आंसर देता है और सही आंसर देता है। मुझे पता है 99% बच्चे गलत देंगे, मुझे पता है 99% बच्चे गलत देंगे। 3 से 4 साल के बच्चे में मोलर यानी चवर्णक और प्री मोलर यानी अग्र चवर्णक दांतों की कुल संख्या का अनुपात क्या है? एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं है, एक भी सही नहीं है, एक भी सही नहीं है, एक बच्चे का भी आंसर सही नहीं है, एक बच्चे का भी आंसर सही नहीं है, एक बच्चे का भी आंसर सही नहीं है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, ये तैयारी है तुम्हारे। और तो दोस्तों एक बच्चे का भी आंसर सही नहीं है। दोस्तों आई एम रियली सॉरी, आज थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से, लाइट जाने की वजह से क्लास अपनी थोड़ी डिस्टर्ब हो गई बीच में 2 बार। आई एम रियली सॉरी। आपको पता है ऐसा कभी ये बच्चा को अन्य इंडियन रेलवे आके बिल्कुल ही मतलब पनौती है, मतलब सही में क्वेश्चन भी आके ऐसे पूछा, गुरुजी मुझसे क्वेश्चन नहीं बनते, और उसका क्वेश्चन लिया जब से 2 बार तो लाइट चले गई। ठीक है, देखो तो मोलर यानी चवर्णक दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? 3 से 4 साल के बच्चे में अगर हम लोग बात करें, बताओ टोटल 8 होती है। अरे यार दोस्तों ऐसे गलत करोगे क्या? कितनी होती है? 8 होती है मोलर यानी चवर्णक। और प्री मोलर कितने होते हैं? प्री मोलर कितने होते हैं सर? होते ही नहीं है। तो 8/0। एक भी बच्चे ने आंसर नहीं दिया और ये आंसर जो आएगा ना वो इंफिनिटी आएगा। एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं है। बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है कि एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं है। बहुत दुख की बात है, एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं है। अब आप लोग खुद देख लो तैयारी कैसी है, आप खुद देख लो तैयारी कैसी है ना? तो आप बोलते हो ना सर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, एक भी बच्चे ने आंसर सही नहीं दिया। अब आप खुद देख लो, कोई कोई 8/4 बोल रहा है, कोई 2/4 बोल रहा है, कोई पता नहीं क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, एक भी बच्चे ने सही आंसर नहीं दिया, एक भी बच्चे ने। अब आप खुद देख लो कि कैसी तुम्हारी तैयारी है। बोलते हो ना कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कुछ भी नहीं है, आपको याद ही नहीं है। अभी आप जो ये 1000 बच्चे बैठे हो ना, अभी बुला के अभी 2-4 से भी अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना, सिंपल सिंपल जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, आप एक जना नहीं बता पाओ। बस आप क्या करते हो, वो दिखावा करते हो कि सर मैं पढ़ाई कर रहा हूं, सर मैं क्लास ले रहा हूं। बेटा नहीं होता ऐसे सिलेक्शन, ठीक है, ऐसे नहीं होता। मैं अपनी क्लास में 4-5 हजार बच्चे बिल्कुल इजीली लाइव ला सकता हूं, रोज धवा करके। दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन नहीं होगा सिलेक्शन। सिलेक्शन उससे होगा हर एक चीज जो सिलेबस में उसको अच्छे से समझने में। अब आप खुद देख लो ना यार, आप और ईमानदारी से। अच्छा आप अगर अपनी तैयारी के साथ में ईमानदार है तो मुझे एक चीज बोलो, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका ये क्वेश्चन गलत हुआ? कोई बात नहीं दोस्तों, गलत हुआ तो वो किसी वजह से हो सकता है, आपको चीजें रिवाइज नहीं होगी है। जिनका गलत हुआ बोलो कि हाँ सर गलत हुआ, यस मेरा गलत हुआ, यस मेरा गलत हुआ, हाँ सर मेरे से क्वेश्चन नहीं बना, यस लिखो सब, यस लिखो एक बार। और आप साथ में ये भी लिखो उसका कारण क्या था। और कारण आपको अगर लिखते हो कि सर मुझे याद नहीं था, ये सर मैं भूल गया, तो इसका मतलब क्या है, आपको प्रॉब्लम भी पता है कि आप रिवाइज नहीं करो। तो प्लीज आप रिवीजन करो। मैं क्या बोलता हूं आप लोगों को कि पढ़ो साथ में रिवाइज करो। आ जाओ दोस्तों, पेंटेन का ये एक फॉर्मूला आप लोगों को दिया हुआ है, क्लियर है? ये पेंटेन का फॉर्मूला है। अब मेरे दोस्तों ध्यान रखो, पेंटेन क्या है? एक एल्केन है। एल्केन है तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। आ गई बात समझ में? अब दोस्तों आप लोगों को यहां पर बॉन्डिंग समझनी होगी। आइए मैं आप लोगों को बॉन्डिंग समझाता हूं कि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा होता है। आइए ठीक है, चलो ये बॉन्डिंग वाला क्वेश्चन पहले बीच में आ गया, पहले ये कर लेते हैं हम लोग। कौन से ब्यूटेन के सही समावयवी है? आइसोमर है। क्लियर है क्या दोस्तों? समावयवी यानी आइसोमर हम लोग किनको बोलते हैं? जिनके फॉर्मूले सेम होते हैं और जिनके स्ट्रक्चर यानी जिनकी संरचना अलग अलग होती है। तो आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा ब्यूटेन का सही आइसोमर है, सही समावयवी है। समावयवी का मतलब क्या है? उन सबके फॉर्मूले C4H10 है, बस स्ट्रक्चर अलग अलग है। देखो क्या इसका फॉर्मूला C4
ये है, ठीक है, ये एक आइसोमर बन गया ब्यूटेन का। दोस्तों क्या ये भी एक ब्यूटेन का सही आइसोमर है क्या? कार्बन 4, हाइड्रोजन की संख्या कितनी होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक सही आइसोमर है, सही वो है। इसको चेक करो, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे हाइड्रोजन की संख्या 10 होनी चाहिए, ये बन ही नहीं सकता। इसमें हाइड्रोजन की संख्या देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी बन ही नहीं सकता। तो 1 और 2 आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। आगे बात समझ में, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बेंजीन की सही संरचना क्या होगी। देखो दोस्तों, जो बेंजीन होता है ना, बेंजीन वो भी क्या है? एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होगा। बिल्कुल दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या है? C6H6 है। आगे बात समझ में। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये क्या है? एल्कीन है क्या है? देखो एक्चुअली में दोस्तों, ये यहां पर क्या होता है, ये स्पेशल प्रकार का हाइड्रोकार्बन है जहां पर कार्बन जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं? एक चेन बना लेते हैं, एक आप लोगों की रिंग बना लेते हैं, वलय बना लेते हैं। आगे बात समझ में। और दोस्तों यहां पर हर कार्बन से क्या क्या होता है? एक एक हाइड्रोजन कनेक्ट होता है। आगे बात समझ में, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझ में आया। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। तो सही संरचना क्या है आप लोग मुझे बताएंगे? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। हर कार्बन से क्या एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है क्या? तो क्या करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा क्या? कुछ बच्चे ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं। नहीं, देखिए दोस्तों, ये 2 डबल बॉन्ड पास पास में आ गए। नहीं, एक सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसा होना चाहिए था। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग समझेंगे कार्बन बॉन्ड कैसे बनाता है, लेकिन उससे पहले आपको पता होनी चाहिए इसकी वैलेंसी कितनी है, संयोजकता कितनी है, बताओ। क्लियर है? ये कर दिया, इंडियन रेलवे को हटा दिया, क्लास से ब्लॉक कर दिया। हाँ, इतनी बढ़िया क्लास चल रही थी, सब बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। सर मेरे से क्वेश्चन नहीं बनता, उसके चक्कर में मैं बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछने लग गया, पूरा 2 बार नेट चला गया। कार्बन की संयोजकता कितनी है? देखो दोस्तों, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी को पता है क्या? बिल्कुल सर, क्या पता है? 2,4 होता है। दोस्तों क्या इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है क्या? है क्या? नहीं। क्या ये स्टेबल है क्या? नहीं। तो क्या ये कोशिश करेगा कि इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन कैसे भी आ जाए? बोलो यस और नो। यस। अब आप लोग बोलोगे कि सर कुछ तरीके हैं कि सर अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। दोस्तों जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या ऐसा आप लोगों का आयन बनेगा या नहीं बनेगा? बोलो। ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, जो एटम होता है, परमाणु, उसके बीच में होता है न्यूक्लियस यानी नाभिक, और नाभिक के चारों ओर होती है कक्षाएं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। पहली कक्षा में कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो दूसरी कक्षा में कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। दोस्तों इलेक्ट्रॉन को कौन आकर्षित करके रखता है? प्रोटॉन। लेकिन दोस्तों ये बेचारे 6 प्रोटॉन जो होंगे, क्या वो 10 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर पाएंगे क्या? कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। मतलब ये स्टेबल हो ही नहीं पाएगा। तो C-4 क्या है? स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है। क्लियर है? गुरुजी एक तरीका और है क्या? सर अगर इसकी इस कक्षा से 4 इलेक्ट्रॉन आप लोग निकाल दो तो सर इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और पहली कक्षा की कैपेसिटी क्या होती है? 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या स्टेबल हो जाएगा क्या? तो सर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बनाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर सर 4 इलेक्ट्रॉन अगर आप लोग निकाल दोगे तो C+4 बन जाएगा। लेकिन दोस्तों ये भी स्टेबल नहीं है, ये भी स्टेबल नहीं है, या मैं बोलूं पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी क्या? अरे इलेक्ट्रॉन निकलते कब है? जब एनर्जी देते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, जैसे ये एटम है, परमाणु है, परमाणु के बीच में न्यूक्लियस है, नाभिक है, इसके चारों ओर जो कक्षाएं है उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होता है। ये प्रोटॉन ने इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करके रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है।
लेकिन जब आप लोग इसको एनर्जी दोगे तब ये निकल जाएगा। तो दोस्तों ये C+4 बनाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो कार्बन C+4 भी नहीं बनाएगा। तो फिर दोस्तों कार्बन क्या करेगा, दोस्तों कार्बन की वायतम कक्षा में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। मान लो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। कोई दोस्तों दूसरा कार्बन का एटम होगा, उसके साथ में भी यही समस्या होगी, 1 2 3 4, बोलो हाँ या ना। तो कार्बन क्या करता है दोस्तों, ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना ही ग्रहण करता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, साझेदारी करता है अपना अष्टक पूरा करने के लिए। कैसे करता है भी मैं बताऊंगा। तो अपना अष्टक पूरा करने के लिए त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या या साझा किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी यानी संयोजकता। तो कार्बन बेसिकली क्या करता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन बाकी के कार्बन के एटम से या किसी और से शेयर कर लेता है, साझेदारी कर लेता है, जिससे इसका अष्टक पूरा हो जाता है। तो दोस्तों इसकी वैलेंसी यानी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब कैसे करता है मैं आपको कराऊंगा, टेंशन मत लो। आप टेंशन क्यों लेते हो, ठीक है। चलिए, जैसे हाइड्रोजन में भी आप लोगों को ऐसे ही चीज देखने को मिलेगी। क्या, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, यानी हाइड्रोजन के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई, 1। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी 1 हो गया। तो दोस्तों हाइड्रोजन का जो एटम होगा, परमाणु होगा, उसके बीच में न्यूक्लियस होगा, नाभिक होगा, और उसके चारों ओर क्या होगी, कक्षा होगी, जिसमें ये 1 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। लेकिन दोस्तों क्या ये स्टेबल है क्या, नहीं। पहली कक्षा की कैपेसिटी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की है। तो ये चाहता है कि कैसे भी मेरे पास में 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाए, जिससे मैं स्टेबल हो जाऊं। तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको मैंने एक डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। कोई दूसरा हाइड्रोजन का एटम हो, उसके भी बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है। तो दोस्तों ये हाइड्रोजन का ये जो एटम है, ये इस वाले को बोलेगा कि भाई मेरा 1 इलेक्ट्रॉन तू तेरा मान ले, तेरा 1 इलेक्ट्रॉन मैं मेरा मान लेता हूं। मेरे पास में पुलिस वाले आएंगे कि चेक कराओ आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन है क्या, तो मैं बोल दूंगा कि हाँ जी मेरे पास में 2 इलेक्ट्रॉन है। और तेरे पास में आया तो तू भी बोल देना कि हाँ मेरे पास में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, साझेदारी कर लेते हैं। तो दोस्तों हाइड्रोजन में भी एच, ये दोनों साथ साथ रहते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया। और इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड यानी सह संयोजक बंध। तो दोस्तों यहां पर भी आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यानी साझेदारी देखने को मिल रही है। अब दोस्तों कार्बन है, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन को क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, जिससे उसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ये कार्बन से डील कर लेगा, तो इसके 2 हो जाएंगे, इसके भी 2 हो जाएंगे, इसके भी 2 हो जाएंगे, इसके भी 2 हो जाएंगे। कार्बन के 4 थे, 4 तो पहले से थे, अब इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के भी 8 हो जाएंगे। तो देख रहे हो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, साझेदारी से कैसे आपस में संबंध बन गया, बॉन्ड बन गया। तो दोस्तों CH4 में बेसिकली क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड बना है, वो शेयरिंग से बना है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड शेयरिंग से बना है, ये बॉन्ड शेयरिंग से बना है। तो जो भी बॉन्ड शेयरिंग से बनता है उसे आप लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड यानी सह संयोजक बंध। तो दोस्तों ये भी एक सह संयोजक बंध है, ये भी एक सह संयोजक बंध है, ये भी सह संयोजक बंध है, ये भी सह संयोजक बंध है। दोस्तों एक चीज आप लोग और ध्यान रखेंगे, जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ना, कोवेलेंट बॉन्ड, सह संयोजक बंध, इसकी ट्रिक बताऊं पहचानने की। दोस्तों ये हमेशा नॉन मेटल के बीच में बनता है, अधातु अधातु के बीच में बनता है। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि बताओ ये बॉन्ड कौन सा है, कार्बन एक अधातु है, ये भी एक अधातु है, तो ये बॉन्ड कौन सा होगा, कौन सा होगा, कौन सा होगा, कोवेलेंट होगा, सह संयोजक होगा। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बताओ बताओ ये बॉन्ड कौन सा है, कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, अधातु अधातु के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो दोस्तों सिंगल बॉन्ड तब आता है जब 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, और डबल बॉन्ड कब आता है, जब 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। आइए मैं कुछ आप लोगों को और समझाता हूं, देखो टेंशन मत लो। देखो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, ठीक है। कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3
6 है ना, बोलो। तो 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन के बाध्यम कोश में 1 2 3 4 5 6। अब दोस्तों क्या करेगा कार्बन, क्या करेगा, कार्बन के बाध्यम कोश में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो दोस्तों ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा इससे, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी इससे। तो कार्बन के 4 थे, 2 इसके ले लिए, 2 इसके ले लिए, कार्बन के हो गए 8। ऑक्सीजन के पास में 6 थे, तो 2 इस वाले कार्बन के आ गए, तो इसके भी 8 हो गए। ऑक्सीजन के पास 6 थे, 2 इस वाले कार्बन के आ गए, इसके भी 8 आ गए। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो क्या बनता है दोस्तों, डबल बॉन्ड बनता है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजक बनता है जब भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बॉन्ड आप लोगों का बनता है। चलिए ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं, इसको कल करेंगे ना, एक क्लास में नहीं होगा, एक क्लास और लगेगी। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, इसका पार्ट नंबर 2 में करेंगे, है ना। क्लियर है क्या, आगे बात समझ में। तो अभी कार्बन एवं इसके यौगिक का अभी लंबा चैप्टर है दोस्तों, भी एक क्लास और लगेगी, ठीक है। तो कल हम लोग इसको करेंगे, आज थोड़े से क्लास बीच में डिस्टर्ब हो गए, वरना काफी ज्यादा टॉपिक हो जाते हैं। अभी देखो अभी हम बहुत सारी चीजें बाकी है अभी हमारी, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आपको मैं फिर से बता दूं, केमिस्ट्री आप लोगों की खत्म होने वाली है, ये लास्ट चैप्टर है ना। देखो हमने पहला चैप्टर क्या पढ़ा था, जल्दी से बताओगे, मैटर पढ़ा था। इस मैटर में, पदार्थ में हमने क्या कर लिया था, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 और क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 हमारा इसमें कवर हो गया था। फिर हमने एटम एंड मॉलिक्यूल पढ़ा, ये क्लास 9 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है दोस्तों। फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा, परमाणु की संरचना, ये क्लास 9 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है। क्लास 9 में साइंस में केमिस्ट्री के 4 चैप्टर दिए गए हैं, हम लोगों ने पढ़ लिया। क्लास 10 में भी केमिस्ट्री के 4 चैप्टर दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है केमिकल रिएक्शन, क्या हमने पढ़ लिया। एसिड बेस एंड सॉल्ट, क्या हमने पढ़ लिया। दोस्तों मेटल एंड नॉन मेटल, क्या हमने पढ़ लिया। और एक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जैसे ये आप लोगों का हो जाएगा, केमिस्ट्री पूरी खत्म हो जाएगी दोस्तों। बायोलॉजी भी आपकी हो चुकी है, लेकिन अगर आप लोग रिवाइज नहीं करोगे चीजें भूल जाओगे, है ना। तो दोस्तों ये कब करेंगे हम लोग, मंडे टू थर्सडे फ्राइडे चलती ना, तो आज थर्सडे है ना, हाँ तो कल करेंगे हम लोग इसको, कल हो जाएगा आप लोगों का पूरा, ये क्लियर है, कल ये आपका पूरा हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों फिर से बता दूं, 2025 के सभी एग्जाम्स के लिए निर्माण बैच आप लोग, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ आप लोगों के नहीं है, वो एनटीपीसी वगैरह में आता है, आपके नहीं है, ठीक है। आप देख लो, अगर विश्वास नहीं हो तो एनसीईआरटी उठा के देख लो। तो भाई आप एक तो खुद को ज्यादा होशियार समझते हो, है ना, कि सर ये आप उठा के देख लो कहां पर दिया हुआ है, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ में, है ना। आप क्लास 9 की भी उठा के देख लो, क्लास 10 की भी उठा के देख लो, आप आगे बात समझ में। तो मैं क्यों छोड़ूंगा, ऐसा है कि मैं सिलेबस में फिर भी छोड़ूंगा, मेरे को कोई बेवकूफ क्या, मैं किस ग्रुप डी पढ़ा रहा हूं वो छोड़ देंगे, वो क्लियर है, आप उठा के देख लो। चले आगे। तो ये 2025 का जो एग्जाम का जनरल साइंस का फाउंडेशन बैच है दोस्तों, NY200 कोड। हाँ पीरियोडिक टेबल नहीं है, वो आप लोगों का हट चुका है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर हट चुका है, 1.5 साल हो गए हटे हुए। मैंने वीडियो जब हट गया था तभी मैंने बना दिया था वीडियो, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने कौन कौन से चैप्टर हटाए हैं आप लोग, मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप लोग देख सकते हो। और आप लोगों को कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, जो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को केवल वो पढ़ना है। आगे बात समझ में। फिर भी किसी को पीरियोडिक टेबल पढ़ने का मन है तो यूट्यूब पर डाल दें, पीरियोडिक टेबल नीरज सर मैंने पहले बहुत पढ़ा रखी है ना। हालांकि देखने से कोई मतलब आप लोगों को है नहीं है, कारण क्या है, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। फिर भी किसी बच्चे की मन की नहीं सर मैं तो पढ़ूंगा, मेरे को तो पढ़ना है, तो आप यूट्यूब पे डाल देना पीरियोडिक टेबल नीरज सर, मैंने खूब वीडियो बना रखे हैं। आगे बात समझ में, ठीक है, आ जाओ। तो जो पहले सिलेबस में पहले वो तो कर लो, वो तो तुमसे हो नहीं रहा। तो NY दोस्तों कोड दोस्तों लगा लीजिएगा, 3 दिन के लिए ऑफर है। कोर्स में जाके निर्माण बैच में जाओ ना, बाय नाउ आप लोग कर लेना, है ना, कोड लगा लेना, डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। कल करते हैं इसका पार्ट नंबर 2 फिजिक्स केमिस्ट्री के बाद में, ठीक है।